तो प्रिय स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं करवाने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 3 यानी हिस्ट्री सोशल साइंस क्लास 10th का। यानी क्लास 10th का हिस्ट्री स्टार्ट है। हमने हिस्ट्री का लगभग 5 चैप्टर तक करा दी है, लेकिन 3 चैप्टर कुछ कारणवश से छूट गया था। हमारे टाइपराइटर कहीं चले गए थे, जो कि टाइपिंग करने वाले होते हैं, वो छुट्टी में चले गए थे, जिनके कारण से हम ये चैप्टर नंबर 3 को नहीं पढ़ा सके थे। तो उसी के दौरान हम जो है लेकर आ गए हैं चैप्टर नंबर 3 को। आज कंप्लीट मैं पढ़ा दूंगा, या तो कुछ चीज़ बच जाएंगे तो उनके लिए कोई बात नहीं है। एक क्लास सब्जेक्ट जितना भी होता है, क्लास को कंटेंट को मैं समझाने का प्रयास करूंगा और एक क्लास में ऑब्जेक्टिव को ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद ये जो हो जाएगा यानी हिस्ट्री जो है चैप्टर नंबर यानी 5 तक कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद अन्य क्लास को भी मैं एक बेहतरीन तरीक़ा से समझाने का प्रयास करूंगा आप सभी को। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप यदि हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ यदि अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुटे हैं मेरे, तो व्हाट्सएप ग्रुप में सबसे पहले जुड़ जाने का प्रयास करिए। तो कैसे जुड़िएगा, तो यहाँ पे देखिए, ये है बिहार बोर्ड सक्सेस, यानी इस नंबर पे जो है ना मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। आपको यहाँ से एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, उससे के माध्यम से आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। पीडीएफ फ्री है। जिस तरीक़ा से अभी हम पढ़ा रहे हैं इस तरीक़ा से पीडीएफ फ्री मिलेगा आपको, कंटेंट के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ दिया जा रहा है आपको फ्री में। आप कहते हैं कि सर जी फ्री में क्यों? इसका कारण एक ही है कि शुरुआत में जो है मैं फ्री में देने का वादा किया था, इसलिए मैंने इस साल सारी चीज़ यानी फ्री में चलेगा। कोर्स भी यदि लॉन्च होते हैं तो आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में जुटे रहेंगे तो उन सभी को कोर्स अवेलेबल किया जाएगा, मतलब जो है कोर्स जो है अवेलेबल कर दिया जाएगा। इसीलिए व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुटने के लिए नहीं भूलिएगा। चलिए, तो सबसे पहले आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं, यानी हिस्ट्री का जो है तीसरा नंबर चैप्टर हम लेकर आएंगे आप सभी के लिए, चैप्टर नंबर 3 यानी हिंद चीन में राष्ट्रवाद। देखिए, हिंद चीन में राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसे में हमने पढ़े थे यूरोप में राष्ट्रवाद, पहला नंबर चैप्टर जब पढ़ाए थे यूरोप में राष्ट्रवाद, कह रहा है कि यूरोप में किस प्रकार से राष्ट्रवाद भावना, अपने देश के प्रति भावना जो लोगों के मन में आया था, वही बात यहाँ है। हिंद चीन में भी कैसे अपने देश के प्रति लोगों के मन में जो है भावना एक अच्छा पैदा हुआ, तो वही चीज़ को बारे में हम पढ़ेंगे कि इस पर किसका किसका अधिकार हुआ था, कौन कौन अधिकार किया था, कैसे किया था, क्या यह किसी का गुलाम था या कोई इस पर अधिकार किया था, कौन इससे व्यापार करने के लिए आया था हिंद चीन में। हिंद चीन के तो अंतर्गत 3 देश आते हैं, एक होते हैं वियतनाम आता है, लाओस आता है, कंबोडिया आता है। ये 3 देश मिला करके एक हिंद चीन कहा गया है। मतलब तो इन्हीं सभी एरिया को मतलब हिंद चीन कहा जाता है, हिंद चीन का नाम दिया गया है। तो अगले हम स्लाइड पे बढ़ते का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक बेहतरीन तरीका से थोड़ा सा यहाँ पे ई कैसे हो गया, थोड़ा सा हम ठीक। अब यहाँ पे देखने का प्रयास करिएगा हिंद चीन का अर्थ क्या है। देखिए, इस तरीका से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि परीक्षा में जो भी एग्जाम में पूछे जाते क्वेश्चन वह भी क्लियर होते जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ से भी मतलब क्वेश्चन भी बनते जाएगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएगा। सारा चीज़ को मैं एक लाइनिंग अच्छी तरीक़ा से डिजाइन करके लाया हूँ, केवल आपके लिए लाया हूँ और मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ। इसीलिए आप हमारे मेहनत को देखते हुए इस चैनल को आगे बढ़ाने का अपना थोड़ा सा भाव को पैदा करिएगा। अब यहाँ पे देखिए करा हिंद चीन का क्या अर्थ है। देखिए, हिंद चीन का तात्पर्य है वियतनाम। हम क्या बोले थे, वियतनाम है इसके अंतर्गत, लाओस है और कंबोडिया है, यानी 3 देश इनके अंतर्गत आते हैं। कौन कौन देश आते हैं हिंद चीन के अंतर्गत, तो वियतनाम आते हैं, लाओस आते हैं और कंबोडिया आते हैं। और सम्मिलित क्षेत्र से है, कौन है सम्मिलित क्षेत्र, इन सभी क्षेत्र को मिलाकर के ही हिंद चीन कहा गया है। और इसका क्षेत्रफल जो है इन तीनों को मिलाकर के क्षेत्रफल क्या चीज़ है, 3 लाख वर्ग किलोमीटर है। आपसे पूछेगा कितना वर्ग किलोमीटर है हिंद चीन, तो आप बताइएगा 3 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना वर्ग किलोमीटर है, तो 3 लाख वर्ग किलोमीटर है। इन्हीं तीनों देश के क्षेत्र को हिंद चीन का
या इंडोनेशिया, चाइना भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इन्हीं तीनों देश के क्षेत्र को हिनचिन या इंडो चाइना भी कहा जाता है। मतलब है इन तीन देशों के मतलब जो है एरिया को ही हिनचिन कहा जाता है। अब यहाँ देखिए वियतनाम से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें को देखेंगे। आखिर वियतनाम से कौन कौन महत्वपूर्ण बातें जुड़ी हुई हैं। वियतनाम दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित था। वियतनाम कहाँ स्थित था? दक्षिण में स्थित था, लेकिन पूर्वी एशिया में स्थित था। इसे 3 भागों में बांटा गया था। कोचिन चीन, अनाम चंपा और तोकिन वियतनाम का क्षेत्रफल लगभग 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी इस सब का जो बताया गया क्षेत्रफल जो है 2,08,000 किलोमीटर वर्ग है। अब कह रहा यह फ्रांस का उपनिवेश बन गया था। मतलब कह रहा फ्रांस। अब फ्रांस के बारे में भी मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा। देखिए फ्रांस क्या किया था, व्यापार के लिए सबसे बढ़िया जगह इनको यही लगा था, हिनचिन। इसीलिए इन्होंने अपना अधिकार हिनचिन पे किया था फ्रांस ने, और इसका उपनिवेश बना लिया था वियतनाम को। कैसे? मतलब कोई शक्तिशाली देश जो है ना, एक कमज़ोर देश पर अधिकार कर लेता ना, उसी को उपनिवेश कहा जाओ। क्या कहा जाए? उपनिवेश कहा जाता है। उसी तरीक़ा से ये भी चीज़ों का मतलब क्या है, मतलब इसीलिए कहा गया उपनिवेश बनाया था। और 1945 में वियतनाम ने आज़ादी प्राप्त की। आपसे पूछेगा वियतनाम ने अपना आज़ादी कब प्राप्त किया, तो 1945 ईस्वी में आज़ाद किया था। हो चिन मिन्ह की अध्यक्षता में वहाँ लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना हुई। कौन सी राज्य की स्थापना हुई? तो लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना हुई। कौन सी राज्य की हुई? लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना हुई। आज़ादी के बाद वियतनाम 2 भागों में बंट गया। अब यहाँ पे कहा गया है कि आज़ादी के बाद जो है वियतनाम को कितने भागों में बांटा गया, तो 2 भागों में बांटा गया। देखेंगे कि कौन कौन 2 भागों में बांटा गया। पहला है उत्तरी वियतनाम में बांटा गया। दूसरा है दक्षिणी वियतनाम में बांटा गया। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम एक ही में लिखा गया। यहाँ देखिए उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच गृह युद्ध छिड़ गया। जब आज़ाद हुआ ना, जब बटा 2 भागों में, तो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम में गृह युद्ध छिड़ गया। अमेरिका ने दक्षिणी वियतनाम को समर्थन किया। अमेरिका किसका समर्थन किया? तो दक्षिणी वियतनाम का। लेकिन अंत में उसे हार माननी पड़ी। अंत में क्या हुआ? उसे हार माननी पड़ी। और 30 अप्रैल 1975 को वियतनाम का एकीकरण पूरा हुआ। 30 अप्रैल 1975 को क्या होता है? वियतनाम का एकीकरण जो है पूरा हुआ। अन्य जानकारी के बारे में हम जानेंगे अब वियतनाम की अन्य जानकारी के विषय में। कह रहा कि वियतनाम पर चीन का प्रभाव था। अब देखिए चीन भी एक देश था। जिस तरह से अंग्रेज का भारत पे प्रभाव था, उसी तरह से वियतनाम पर भी चीन का प्रभाव था। जबकि लाओस और कंबोडिया पर भारत का प्रभाव था। मतलब यानी भारतीय संस्कृति का प्रभाव था, जिसे चंपा भी कहते हैं। एक राज्य था जिसकी स्थापना लगभग 200 ईसा पूर्व में हुई थी। बाद में कुलमलइन खान ने चंपा शहर को नष्ट कर दिया। चंपा शहर को नष्ट कर दिया जब यह राजा बना तो खान ने। कंबोडिया में सूर्यदेव वर्मन ने भगवान विष्णु का भव्य मंदिर बनाया था। देखिए आपसे पूछेगा कंबोडिया में सूर्य वर्मा ने कौन सी मंदिर बनाया था, आप क्या कहेगा? अंकोर वाट का मंदिर बनाया था। दिया गया है, जिसे आज अंकोर वाट का मंदिर कहा जाता है। जिसे आज क्या कहा जाता है? अंकोर वाट का मंदिर कहा जाता है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद, यानी कह रहा है हिंद चीन में जो है ना फ्रांसीसी उपनिवेशवाद, यानी फ्रांस क्या किया था? हिंद चीन पर अधिकार अपना जमा लिया था। यानी उपनिवेशवाद का अर्थ ही होता है कि कोई शक्तिशाली देश कमजोर देश पर यानी अधिकार करना ही उपनिवेश कहलाता है। अब यहाँ देखिए हिंद चीन में फ्रांसीसी का
प्रसार कैसे हुआ, ये बताना आपको कि हिंद चीन में जो है फ्रांसीसी का विस्तार कैसे हुआ, यानी फैलाव कैसे हुआ, वहाँ पे किस तरह से वो अपना पैर को जमा लिया। इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, इसीलिए मैंने भी आप लोग के लिए इस तरह से डिजाइन करके लाया हूँ। इस चैप्टर को कंप्लीट मैं पढ़ाने वाला हूँ। अब यहाँ देखिए उत्तर देखिए कह रहा है हिंद चीन लाओस, वियतनाम और कंबोडिया से मिलकर बना है। यानी हिंद चीन के अंतर्गत तो आते हैं ना 3 देश आते हैं, एक आता है लाओस आता है, वियतनाम आता है और कंबोडिया आता है। आपसे पूछ भी सकता है ऑब्जेक्टिव में कि हिंद चीन के अंतर्गत कौन कौन देश आते हैं, तो आप कहिएगा लाओस आता है, कंबोडिया आता है और वियतनाम आता है। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम आते हैं, मतलब हिंद चीन के अंतर्गत ये तीनों देश मिल करके आप है। और इसका क्षेत्रफल जो है आपसे पूछेगा तो 13 लाख कुछ वर्ग किलोमीटर है। अब यहाँ देखिएगा करा 17वीं शताब्दी में कई फ्रांसीसी पादरी व्यापारी हिंद चीन आए। मतलब कह रहा है कि 17वीं शताब्दी जो आया न, तो वहाँ कई फ्रांसीसी, यानी फ्रांसीसी जो आए थे हिंद चीन क्यों आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे। इनको लगा कि हमारे लिए ये जो है जगह बहुत ही बेहतर होगा, यानी व्यापार करने के लिए, इसलिए उसने आया था, व्यापार करने के सोच बना करके ही आए थे। और कोचिन चीन के राजा का समर्थन पाकर वहां बसने लगे। कोचिन देखिए यहाँ पे 17वीं शताब्दी में कई फ्रांसीसी पादरी और व्यापारी हिंद चीन आए। और कोची एक राजा का नाम है जो कि चीन के राजा था, और उसका समर्थन पा करके वहाँ बसने लगे। और इस राजा का लोगों ने, फ्रांसीसी लोगों ने समर्थन, यानी पादरी लोगों ने क्या किया, समर्थन पा लिया, जिसे राजा के द्वारा जिसको कह दिया गया कि बसा जाए यहाँ पे, और यह जो अपना अधिकार वहाँ बस गया और वहाँ पे रहने लगे। और 18वीं शताब्दी तक फ्रांसीसियों ने धीरे धीरे पूरे क्षेत्र पर कब्जा करना शुरू कर दिया। देखिए नहीं कहता है कि जिसको ही बसाए वही आपको फिर हड़प लेगा, वही बात है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, जिसको आप ही देखिए वहाँ तो समर्थन मिल गया राजा का और ये लोग बस गया, और धीरे धीरे ये क्या किए वहाँ पे अपना पैर जमाना स्टार्ट किया, उस क्षेत्र पे धीरे धीरे अपना पूरा कब्जा यानी करना शुरू कर दिया। अब यहाँ देखिए प्रारंभ में इन्होंने कुछ अच्छे कार्य किए, प्रारंभ में जब अधिकार किए कुछ क्षेत्र पे तो अच्छे कार्य भी किए, लेकिन बाद में लोगों पर फ्रांसीसी सभ्यता, संस्कृति, धर्म और भाषा और शिक्षा थोपने लगे। बाद में जैसे जैसे ये अपना क्षेत्र विस्तार करते गया, उस तरह से क्या किया, अपने फ्रांसीसी सभ्यता, संस्कृति और धर्म और शिक्षा का यह क्या किया, उस लोगों पर यानी हिंद चीन के लोगों पर थोपता गया। अब यहाँ की 1787 ईस्वी से फ्रांसीसी प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा। जैसे ही 1787 ईस्वी आती है वहाँ से क्या होता है, इसका जो है ना फ्रांसीसियों का जो है तेजी से बढ़ने, प्रभाव जो है फ्रांसीसी का तेजी से बढ़ने लगा। और 1887 ईस्वी में फ्रेंच इंडोनेशिया की स्थापना के साथ ही फ्रांस ने पूरे हिंद चीन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। आपसे पूछेगा करा फ्रांस ने हिंद चीन पर अपना पूरा अधिकार कब जमा लिया, तो 1887 ईस्वी में अपना अधिकार पूरा जमा लिया। उस समय फ्रेंच यानी इंडो चाइना की स्थापना के साथ ही फ्रांस ने क्या किया, पूरे क्षेत्र पर, हिंद चीन के पूरे क्षेत्र पर, पूरी एरिया क्या किया, अपना अधिकार स्थापित किया, अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। करा हिंद चीन में फ्रांसीसियों का उपनिवेशवाद के कारण, देखिए कोई घटना घटती है तो कुछ ना कुछ उसका कारण होता है ना, तो कारण को जानना आपके लिए जरूरी हो जाता है। किस प्रकार से कारण जानना है ये आपको एक महत्वपूर्ण आ जाता है। आइए हम जानते हैं कि कैसे आपको इसको जवाब देना है एक बेहतरीन तरीका से। अब यहाँ देखिए कारण, सबसे पहले हम देखेंगे आर्थिक कारण। आखिर आर्थिक कारण क्या है, इनको देखना एक अत्यंत जरूरी है। सबसे पहले देखिए कि हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद का कारण क्या, आर्थिक कारण। सबसे पहले आर्थिक कारण देखेंगे कि आर्थिक कारण क्या था। हिंद चीन में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि और बागान थे। यहाँ प्रचुर मात्रा में धान और रबर की खेती होती थी। आर्थिक कारण यही था कि हिंद चीन में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो था वह कृषि था, बागान थे, और वहाँ प्रचुर मात्रा में धान और रबर की खेती होती है। आपसे पूछे सकता है कि हिंद चीन में प्रचुर मात्रा में कौन सी चीज़ का खेती होते थे, तो धान और आपका रबर की खेती होते थे, ऐसा भी आप कह सकते हैं। साथ ही टीन और टंगस्टन, कोयला और जस्ता जैसी खनिज भी यहाँ पे थे और संपदा भी मौजूद थी। फ्रांस ने इन संसाधनों पर कब्जा कर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर लिया।
फ्रांस क्या कर धीरे धीरे इन पर अधिकार करते गया और अपना क्षेत्र को फैलाते गया और धीरे धीरे इस पर भी कर जाए। ये कोयला का खदान भी था, जस्ता भी था, खनिज संपदा पर भी क्या किया, अपना अधिकार को जमा लिया। और कर असभ्य लोगों को सभ्य बनाने की नीति। दूसरा कारण हम देखेंगे उपनिवेशवाद का, असभ्य लोगों को सभ्य बनाने की नीति। फ्रांसीसियों ने को लगता था कि वे बहुत ही बुद्धिमान है। कहा कि फ्रांसीसियों को ये लगता था वो बहुत ही बुद्धिमान है और हिंद चीन के लोग अज्ञानी है। ऐसा लगता था फ्रांस के लोगों को, जब वो अधिकार कर लिया तो लगता था कि हिंद चीनों के लोगों को बुद्धि नहीं है, हम बहुत ही बुद्धिमान है, लेकिन हिंद चीनों के लोगों के पास बुद्धि नहीं है और हिंद चीन के लोग अज्ञानी है। हिंद चीन के लोगों को क्या मानने लगा, अज्ञानी मानने लगे। वे मानते थे कि भगवान ने उन्हें इन लोगों को सभ्य बनाने के लिए भेजा। और फ्रांसीसियों ये बात अपने मन में अपना घमंड करते थे कि भगवान ने ही मुझे भेजा है इन लोगों को सभ्य बनाने के लिए, एकदम घमंड कर रहा है। अब यहाँ देखिए कर रहे, इसलिए फ्रांसीसियों ने हिंद चीन के लोगों की निष्क्रियता को दूर करने की कोशिश की। क्या निष्क्रियता को दूर करने की कोशिश की और सीमित मात्रा में शिक्षा दी। अब लोगों ने क्या, फ्रांसीसी लोगों ने क्या किया, इनको शिक्षा देने लगा था, लेकिन सीमित मात्रा में शिक्षा दिया, ज़्यादा नहीं कि इसीलिए देखते होंगे कोई आदमी ज़्यादा दूसरे को ज्ञान नहीं देते हैं, लेकिन ज्ञान देने से एक दूसरे क्या होता है, ज्ञान का विस्तार होता है, फैलाव होता है। जितना ज्ञान आप बांटते हैं उतना आप अपने आप में क्या होते हैं, आपका शक्ति अंदर से बढ़ते हैं और आपका ज्ञान भी उसी तरीके से बढ़ते हैं। इसलिए ज्ञान को जितना बांटिएगा उतना ही आप आगे बढ़िएगा। इसके साथ ही इन्होंने समाज और धर्म के क्षेत्रों में भी सुधार करने का प्रयास किया। लोगों को शिक्षा तो दिया, लेकिन अल्प मात्रा में शिक्षा दिया, और साथ ही धर्म के क्षेत्र में भी सुधार किया, समाज के क्षेत्र में इन्होंने सुधार करने का प्रयास किया। और तीसरा कारण आप देख सकते हैं, व्यापारिक सुरक्षा। तीसरा कारण, ये सारा चीज हम हिंद चीन का जो देख रहे हैं उपनिवेशवाद के कारण को देख रहे हैं। यानी तीसरा कारण को आप देखेंगे कि व्यापारिक सुरक्षा आखिर क्या था, इनको भी देखना एक जरूरी बन जाता है कि आखिर व्यापारिक सुरक्षा क्या चीज हुआ है। व्यापार के नजरिए से हिंद चीन फ्रांसीसियों को सुरक्षित स्थान लगा। जब यह पहली बार व्यापार करने के लिए सोचा ना, फ्रांसीसियों देखा भारत पर अधिकार कर लिया था अंग्रेज ने, यहाँ तो उनको पैर जमाना नहीं हुआ, तो अब ये सोचा कि हमको कौन जगह होगा। खोजते खोजते इनको हिंद चीन मिल गया और हिंद चीन से ऐसा पता लगा कि ऐसा लगता है कि हमारे लिए व्यापार के दृष्टिकोण से यह बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया होगा, लाभदायक होगा। इसलिए इन्होंने क्या किया, हिंद चीन पे ही क्या किया, अपना अधिकार किया व्यापार के करने के सोच से। पहले पुर्तगाल और डच, फ्रांसीसी, ब्रिटिश और स्पेनिश व्यापारी यहाँ आए थे। पहले यहाँ जो आए थे, देखिए पुर्तगाल आए थे, डच आए थे, फ्रांसीसी, ब्रिटिश और क्या स्पेनिश व्यापारी आए थे। लेकिन डच और ब्रिटिश के बढ़ते दबाव से फ्रांस का व्यापार ठप हो गया। जैसे जैसे ब्रिटिश यानी इसका व्यापार जो बढ़ गया ना, ब्रिटिश और डच का, तो इसका जो है फ्रांस का व्यापार क्या ठप हो गया। इसलिए फ्रांसीसियों ने हिंद चीन पर अपना अधिकार केंद्रित किया और यहाँ कब्जा करना शुरू किया था। 1 मिनट देखेंगे, पिछला हमको जाना पड़ेगा। व्यापारिक नजरिए हिंद से फ्रांसीसियों को सुरक्षित स्थान लगा था। पहले पुर्तगाल और डच, ब्रिटिश सरकार यहाँ स्पेन व्यापार करने के लिए आए थे। पहले तो आए थे, लेकिन इन्होंने ऐसा लगा जैसे इसका ठप हो गया तो इन्होंने हिंद चीन पर अधिकार कर लिया। अब यहाँ देखिए कच्चे माल की आपूर्ति के बारे में हम देखेंगे। आखिर कच्चे माल की आपूर्ति से क्या जाना समझ में आते हैं। देखिए पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पीडीएफ के लिए आपको कहना नहीं पड़ेगा, कोई बात नहीं। पीडीएफ के लिए मैसेज करिएगा, ग्रुप में जुड़ जाइएगा, आपको पीडीएफ 2 मिनट के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक ना। यहाँ देखिए वियतनाम और फ्रांस के लिए कच्चे माल का स्रोत और बिक्री बाजार बन गया था। कारण वियतनाम जो है ना फ्रांस के लिए, वियतनाम देखिए वियतनाम कहाँ है, हिंद चीन के अंतर्गत ही आते हैं, अंदर ही है वियतनाम। और फ्रांस के लिए कच्चे माल का स्रोत और बिक्री का बाजार बन गया। यहाँ वियतनाम में क्या बना था, कच्चे माल की अधिक मात्रा में थे और वहाँ पे व्यापार के लिए इसका बन गया, बहुत ही बड़ा। अब यहाँ आप देखेंगे कि हिंद चीन प्रमुख कितना कारण हमने देखे, 4 कारण को देखे। कितना कारण को देखो हमने, 4 कारण को देखे, यानी हिंद चीन में उपनिवेशवाद के कारण कितना देखे, 4 प्रमुख कारण को देखे हैं। अब यहाँ देखा हिंद चीन में प्रशासनिक व्यवस्था। अब हिंद चीन में देखिए कि प्रशासनिक व्यवस्था किस तरीका से था,
क्या तरीका था, इसका कैसे कैसे था, इन चीज़ों के बारे में देखना एक अत्यंत जरूरी हो जाते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि हिंद चीन में प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। जब फ्रांसीसियों ने हिंद चीन पर कब्जा कर लिया तो कोचीन वियतनाम का दक्षिणी हिस्सा पर इन्होंने प्रत्यक्ष शासन किया था। कैसा किया था? प्रत्यक्ष रूप से शासन किया था। बाकी क्षेत्र लाओस और कंबोडिया उत्तरी वियतनाम में अप्रत्यक्ष शासन लागू किया था। जब इन्होंने कह रहा है कि जब फ्रांसीसियों ने हिंद चीन पर कब्जा किया था तो हिंद चीन के कोचीन हिंद चीन के वियतनाम दक्षिणी वियतनाम दो था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम था। दक्षिणी वियतनाम पे हिस्सा पे इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से शासन किया था, लेकिन बाकी क्षेत्र लाओस और कंबोडिया उत्तरी वियतनाम में अप्रत्यक्ष रूप से शासन लागू किया था। औपनिवेशिक आर्थिक नीति क्या थी? अब यहाँ पर देखें कि औपनिवेशिक आर्थिक नीति के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। करिए कि पर्ल बोर्ड की नीति क्या है? पर्ल बनोर्ड की नीति, इसके नीति को देखेंगे क्या है। पर्ल बनोर्ड एक प्रसिद्ध लेखक और नीति निर्माता था। क्या था? यह प्रसिद्ध लेखक का काम कर रहा था। उसका मानना था कि उपनिवेशों को सिर्फ शोषण के लिए नहीं बल्कि विकास के लिए भी उपयोग करना चाहिए। कह रहा है इसमें कि व्यापार के लिए क्या कर, उपनिवेशवाद को सिर्फ शोषण के लिए नहीं बल्कि विकास के लिए भी उपयोग करना चाहिए। और उसका विचार था कि अगर उपनिवेशों ने के लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो उसकी खरीदने की क्षमता भी बढ़ेगी, जिससे बाजार का विस्तार होगा और फ्रांसीसी व्यापार को फायदा मिलेगा। क्या मिलेगा? फ्रांसीसी व्यापार को क्या मिलेगा? फायदा मिलेगा। जमींदारी प्रथा देखेंगे हम। यहाँ पे देखेंगे क्या देखेंगे? जमींदारी प्रथा। जमींदारी प्रथा के तहत जमीन का मालिक वह व्यक्ति नहीं होता था जो उस पर काम करता था। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जमींदारी प्रथा जो था, जमींदारी प्रथा के तहत जमीन का मालिक वह व्यक्ति नहीं होता था जो कि काम करता था। अब होता कौन था? इससे आगे हम देखेंगे कि जो उस पर काम करता था वह मालिक नहीं होता था। जमींदार किसान से कर लगान वसूल करता था। जमींदार क्या करते थे? किसान लोगों से क्या करते थे? कर और वसूल लगान मौजूद यानी कर लेते थे। जैसे उसको खेती करने के लिए देगा तो उससे कर ले आ जाएगा। यह प्रथा 1793 ईस्वी में लॉर्ड कर्नल वालिस ने शुरू की थी। इन्होंने इसमें अंग्रेज सरकार ने जमींदारों को किसानों से कर वसूलने का अधिकार दिया था। यानी कह रहा इसमें अंग्रेज सरकार ने जमींदारों को किसान से कर वसूलने का अधिकार दिया था। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगा लीजिएगा जितना भी VI लगाइएगा, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा एक तरफा अनुबंध से आप क्या समझते हैं? आप देखिए एक तरफा अनुबंध से आप क्या समझते हैं? इनको देखना एक बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम देखेंगे और प्रयास करेंगे आपको समझाने का एक बेहतरीन तरीका से। यहाँ देखिए कह रहा एक तरफा अनुबंध एक तरह की बंधुआ मजदूर थी। क्या था? एक तरह की बंधुआ मजदूर थी। कौन मजदूर था? तो एक तरह की बंधुआ मजदूर थी एक तरफा। इसमें फ्रांसीसी सरकार ने वियतनाम के मजदूरों को जबरन रबर के बागानों और खदानों की खेती में काम करने के लिए मजबूर करती थी। यानी फ्रांसीसी का जो सरकार था यानी वियतनाम के मजदूरों को काम करने के लिए मजबूर करके काम कराता था इनसे। कहाँ पे काम कर? जबरन रबर के बागानों और खदानों की खेती में मतलब काम कराने के लिए मजबूर करता था। काम न करने पर मजदूरों को पीट कर जेल में डाल दिया जाता था। यदि काम नहीं करता था ना मजदूरों को पीट कर जेल में डाल दिया जाता था। कैसा दर्दनाक है ये देखिए। व्यवस्था में मजदूरों को कोई अधिकार नहीं दिया गया था। व्यवस्था में जो है ना मजदूरों को कोई भी अधिकार नहीं दिया गया था। ऐसा क्या करते थे उनके मतलब अपना दबाव डालकर तो काम कराते थे फ्रांसीसी सरकार ने, लेकिन यदि काम नहीं करते थे तो क्या करते थे? इनको मजदूरों को पीट कर जेल में डाल दिया करते थे। यही तो सबसे बड़ा कारण है। जबकि मालिक को पूरे अधिकार से मिलते थे। यहाँ मजदूरों को कोई अधिकार नहीं दिया जाता था। और मजदूरों को देखिए न तो मजदूर को अधिकार दिया जा रहा है, काम दबा करके किया जा रहा है, और मालिक को पूरे अधिकार दिया जाता जो मालिक था जमीन का। अब इस क्वेश्चन भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं?
यानी इस क्वेश्चन को देखिए करा कि बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं? जो व्यक्ति अपना कर्ज चुकाने के लिए कर्जदाता के यहाँ काम करता है उसे बंधुआ मजदूर या बंधक मजदूर कहा जाता है। किसको बोलेंगे हम बंधुआ मजदूर? कि जो व्यक्ति अपना कर्ज चुकाने के लिए कर्जकर्ता के यहाँ काम करता है। जो व्यक्ति अपना किसी से कर्ज लेता है ना, उसको कर्ज चुकाने के लिए उसके यहाँ काम करता है ना, उसे ही क्या कहते हैं? बंधुआ मजदूर या बंधक मजदूर कहते हैं। क्या कहते हैं? बंधुआ मजदूर या बंधक मजदूर कहते हैं। इन्होंने बहुत कम मजदूरी दी जाती थी। इन्हें क्या दी जाती थी? बहुत ही कम मजदूरी दी जाती थी, जिससे सही तरीके से उसका भरण पोषण भी नहीं हो पाता था। सही तरीका से भरण पोषण भी नहीं हो पाता था। और इस प्रथा की शुरुआत प्राचीन काल में यूनान ने मानी जाती थी। यूनान से मानी जाती थी। एक मिनट देखेंगे यहाँ पे हम। बंधुआ मजदूर जो है ना, जब कोई व्यक्ति किसान का मतलब जो है ना, जो मजदूर किसान गरीब किसान जो क्या करते, मजदूर क्या करते थे? कर ले लेते थे किसी दूसरे से, मतलब पैसा ले लेते थे, रुपया एक दूसरे से ले लेते थे उधार के रूप में। तो उसे जन नहीं चुका पाते थे ना, तो उसके यहाँ काम करते थे और उसको जब बहुत ही कम पैसा में रखा जाता था, बांध करके रखा जाता था। अब यहाँ पे देखें, संरचनात्मक विकास और औपनिवेशिक यानी शिक्षा नीति को देखेंगे। संरचनात्मक विकास को सबसे पहले हम देखते हैं। क्या देख देंगे? संरचनात्मक विकास को देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे फ्रांसीसियों ने पूरे हिंद चीन में सड़कें और रेलवे लाइनें बिछाई। फ्रांसीसियों ने क्या किया? हिंद चीन में सड़कें और रेलवे लाइन बिछाई। काहे बिछाया ये लाइन? उन लोगों को चलने के लिए, सवारी कर नहीं, व्यापार करने की दृष्टि से ये बनाया होगा। और इसका उद्देश्य पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण बनाना और व्यापार के रास्तों को सुगम बनाना था। व्यापार के रास्तों क्या है? सुगम बनाना, यानी आसान बनाना था। रेलवे लाइन बिछा देता ताकि इसको व्यापार करने में सुविधा हो जाते थे। औपनिवेशिक शिक्षा नीति देखेंगे। फ्रांसीसियों ने वियतनाम के लोगों को सीमित मात्रा में शिक्षा दी। फ्रांसीसियों ने क्या किया? वियतनाम के लोगों को सीमित मात्रा में शिक्षा दी। स्कूलों में वियतनामी और फ्रांसीसी दोनों भाषा में पढ़ाई करानी जाती थी। दोनों भाषा में पढ़ाई करानी जाती थी। फ्रांसीसियों ने अपनी बातों को सही और वियतनाम की संस्कृति को गलत दिखाने वाली किताबें छपवाई। अब क्या किया? या फ्रांसीसियों ने धीरे धीरे क्या किया कि वियतनाम के मतलब संस्कृति को गलत दिखाने वाली किताब छपाई की। शिक्षकों की भर्ती भी फ्रांसीसी सरकार ने अपने अनुसार की। अब क्या किया? ये नहीं कि वियतनाम की सरकार शिक्षकों की भर्ती करे, फ्रांस किया था। फ्रांस की सरकार ने किया था शिक्षकों का। शिक्षक जब जो शिक्षक पढ़ाएंगे वही तो आगे चल जनरेशन में आगे बढ़ेंगे, मतलब जो उसी तरीक़ा से न ग्रो होंगे। जिस तरह की शिक्षा, यानी हम कह सकते हैं जब शिक्षक उनका थे, फ्रांसीसी थे, तो शिक्षा भी वैसे देते होंगे फ्रांसीसी टाइप का, जिससे क्या होता हो, यानी वियतनाम का कम प्रभाव पड़ता होगा। लोगों को यह पढ़ाया जाता था कि फ्रांसीसी धर्म ईसाई धर्म और रीति रिवाज वियतनामी धर्म से बेहतर है। क्या है? बेहतर है। कहा लोगों को यह पढ़ाया जाता था कि फ्रांसीसी धर्म ईसाई धर्म और रीति रिवाज वियतनामी धर्म से बेहतर है। और इसके साथ ही टोकन फ्री स्कूल की स्थापना की गई। कहा कि वियतनाम से मेरा जो है ना शिक्षा धर्म उनसे अच्छा है, सब चीज़ मेरा अच्छा है, ऐसा शिक्षा दिया जाता था। और टोकन फ्री स्कूल का स्थापना कर दिया। अब यहाँ पे देखेंगे करा औपनिवेशिक शिक्षा नीति का विरोध। अब कोई न कोई इसका विरोध किया होगा कि औपनिवेशिक शिक्षा नीति का विरोध को देखेंगे। कह रहा है कि सबसे पहले साइगॉन के गर्ल्स नेटिव स्कूल में युवा छात्रों ने इस शिक्षा नीति का विरोध किया था। औपनिवेशिक शिक्षा नीति का क्या विरोध किया था? मतलब इसमें दिखाया जा रहा है कि मतलब वियतनाम का खराब है शिक्षा नीति और इसका जो धर्म सब चीज़ बढ़िया है, ऐसा बात था। टोकन फ्री स्कूल के बारे में देखेंगे। वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना का कारण था
कि वियतनामी टोकन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 ईस्वी में की गई थी। आपसे पूछेगा कि टोकन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 ईस्वी में कब किया गया था? 1907 ईस्वी में किया गया था। यूरोपीय लोगों का कहना था कि वियतनामी लोगों खून और रंग से तो वियतनामी है, लेकिन आचरण और व्यवहार से फ्रांसीसी बन सकते हैं। ऐसा कह रहा था यूरोप के लोग, कह रहा था मतलब खून और रंग से तो वियतनामी है, लेकिन आचरण और व्यवहार से फ्रांसीसी बन सकते हैं। इसलिए वियतनामी लोगों ने फ्रांसीसी धर्म, शिक्षा, रीति रिवाज और संस्कृति को अपनाने के लिए मजबूर किया गया। क्या क्या मजबूर किया गया? छोटे बाल रखने जैसे चीज़ें भी अनिवार्य कर दी गई और इस स्कूल और इस नीति का वियतनामी लोगों ने जमकर विरोध किया, जिसे क्या है, स्कॉलर्स रिवाज नामक विद्रोह हुआ। अब देखिए इसका जब वियतनाम के लोग धीरे धीरे विरोध करने लगा, बोला क्या रे भाई ये तो गलत बात है, हम ही आकर के यहाँ पे बस भी किया, अधिकार भी कर, अब शिक्षा को भी हनन कर रहा है, धीरे धीरे हमारे संस्कृति को भी हनन कर रहा है। इसी से क्या हुआ, लोगों के मन में एक भावना उत्पन्न और जम करके विरोध किया। क्या स्कॉलर्स रिवाज के क्या था? करा 1878 ईस्वी में फ्रांसीसियों द्वारा ईसाई धर्म का उग्र तरीके से प्रसार किया जा रहा था। क्या क्या उग्र तरीके से प्रसार किया जा रहा था, इसके विरोध में वियतनामी लोगों, खास करके नायुगियन और जो है ना हाथियन समुदाय के लोगों ने हजारों ईसाइयों को मार डाला। कर वियतनामी लोगों ने, अब गुस्सा तो हो गया आंदोलन से, इसमें क्या क्या ईसाई था, यानी फ्रांसीसी था, क्या था वो ईसाई था, ईसाई लोगों को इन्होंने मार डाला। इसी घटना को स्कॉलर का रिवार्ड कहा जाता है। नायुगियन और हाथियन को वियतनाम की क्या है लपलापाती तलवार भी कहा जाता है, और इसको तलवार भी कहा गया। अब हुआ आंदोलन, सबसे वीवीआई क्वेश्चन लगा लीजिए इनको, हवा आंदोलन क्या है? अब यहाँ पे देखने का ये प्रयास कीजिए, कर हुआ आंदोलन एक क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था। क्या था? क्रांतिकारी और धार्मिक आंदोलन था। इसकी शुरुआत 1939 ईस्वी में हुइन फूसो नामक समाज सुधारक ने की थी। सबसे पहले इसकी शुरुआत मेकऑफ डेल्टा नामक जगह से हुई थी। कहाँ से हुआ था हुआ आंदोलन का? मेकअप डेल्टा नामक स्थान से हुआ था। इस आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या क्या थे, इनके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी देंगे आपको। गरीबों की सहायता करना, इस आंदोलन का कारण क्या था? गरीबों की सहायता करना था, फिजूल खर्च को रोकना था, लड़कियों की खरीद फकरों का विरोध करना था, आधुनिकीकरण और राष्ट्रवाद, फ्रांसीसियों के अत्याचार और शोषण के कारण हिंद चीन वियतनाम के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगने लगी थी और वे फ्रांसीसियों को किसी भी कीमत पर अपने देश से भगाना चाहते थे। अब धीरे धीरे वियतनाम के लोग क्या करने लगे? फ्रांसीसियों को अपने देश से भगाने लगे। वियतनाम के दो प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे, जो फान बोई चाओ और फान बोई त्रिन। सन 1903 ईस्वी में फान बोई चाओ ने रिवोल्यूशनरी सोसाइटी क्रांतिकारी संस्था बनाई और कुआंग दे को इसका अध्यक्ष बनाया गया। किसका अध्यक्ष बना दिया गया? फान बोई चाओ पर चीनी सुधारक लियांग चियाओ का गहरा प्रभाव पड़ा था। लियांग किचाओ के सुझाव पर ही फान बोई चाओ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, वियतनाम की हार का इतिहास नामक किताब लिखी गई। ये किताब लिखा। पूर्व की ओर चलो आंदोलन फ्रांसीसियों के अत्याचार से बचने और क्रांतिकारियों को गतिविधि में शामिल होने के लिए वियतनाम के युवा चीन और जापान जाने लगे, क्योंकि वे दोनों देश का वियतनाम के पूर्व में थे। इसलिए इस आंदोलन को पूर्व की ओर चलो आंदोलन कहा गया। युवा वहां जाकर शिक्षा लेते और फिर अपने देश लौटकर आज़ादी के लिए संघर्ष करते थे। अब देखिए यहाँ से ये क्या करने लगा, यहाँ जो है ना फ्रांसीसी आंदोलन के अत्याचार के बाद वियतनाम के चीन जापान गए शिक्षा लेने के लिए। कहाँ गए? जापान चले गए। जापान पूर्व की ओर चला गया, इसलिए पूर्व के आंदोलन इन्होंने कहा गया था, और वहाँ से शिक्षा ग्रहण करके आते थे, अपने देश का विकास करते थे। वियतनाम में साम्यवाद और राष्ट्रवाद के शुरुआत में वियतनाम के लोग शांति से क्रांतिकारी और गतिविधियों का चला रहे थे,
लेकिन इसका फ्रांसीसियों पर कोई खास असर नहीं पड़ा। इसलिए वियतनामी राष्ट्रवादी ने अपनी नीति बदली और साम्यवादी की यह अपना राह अपनाई। वियतनाम में साम्यवाद लाने वाले प्रमुख नेता का नाम हो ची मिन्ह, जो हो ची मिन्ह ने वियतनाम के लोगों को एकजुट किया और राष्ट्र आज़ादी की लड़ाई को मजबूत बनाया। हो ची मिन्ह का संक्षिप्त वर्णन करें। यहाँ पे ये है, थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया। हो ची मिन्ह का जन्म जो हुआ था 1890 ईस्वी में हुआ था। मध्य वियतनाम के एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। बचपन में इसका नाम क्युएन सिन कुंग था। इन्होंने प्यार से आकलंग हो गए अंकल हो भी कहा जाता था। इस थोड़ा सा उनके बारे में दिया गया है, तो ये तो याद करने के लिए नहीं है एक दो बार, लेकिन आपको रिपीट करना पड़ेगा। यहाँ देख लेते हैं हम जल्दी से नहीं इसको। हो ची मिन्ह मार्क्सवादी विचारधारक थे, प्रभावित थे। इनकी प्रारंभिक पढ़ाई फ्रांसीसी स्कूल में हुई थी और 1910 में इन्होंने शैक्षणिक विभाग में काम किया, लेकिन घर की खराब आर्थिक स्थिति के कारण कुछ समय तक बच्चों को पढ़ाया और जहाज चलाने का काम भी किया। बेहतर शिक्षा पाने के लिए वे रूस की राजधानी मॉस्को चले गए और वहां समाजवादी नेता का मुलाकात हुई। 1917 में इन्होंने समाजवादी जुट का गठन किया और 1925 ईस्वी में क्रांतिकारी वियतनामी दल बनाया और इस जनता को जागरूक किया। 1930 में वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, जिसे बाद में इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का नाम दिया गया। 1945 ईस्वी में वियतनाम फ्रांस के आज़ाद हो गया। हो ची मिन्ह के समय में वियतनाम ने काफ़ी आर्थिक तरक्की की, इसकी मृत्यु हो जाती है 1969 ईस्वी में। कह रहा है हिंद चीन में राष्ट्रवाद के विकास के कारण का वर्णन, यहाँ देखिए वर्णन देखना पड़ेगा। हिंद चीन में राष्ट्रवाद के विकास का वर्णन, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए। कह रहा है हिंद चीन में राष्ट्रवाद के विकास के कारण का वर्णन, यहाँ से उत्तर हो जाएगा। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। 20वीं शताब्दी में हिंद चीन में राष्ट्रवाद की भावना तेजी से बढ़ने लगी और इसके कई कारण थे, कई प्रमुख कारण थे। औपनिवेशिक शोषण देखेंगे, क्या देखेंगे? औपनिवेशिक शोषण को देखेंगे जरा सा हम, और इनको देखने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए फ्रांसीसी सरकार हिंद चीन का जमकर शोषण कर रही थी, जिससे लोगों में राष्ट्रीय चेतना का, राष्ट्रवादी सोच का विकास हुआ। संस्थाओं और छात्रों ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई। औपनिवेशिक धर्म नीति देखेंगे। फ्रांसीसी लोग हिंद चीन के लोगों पर ईसाई धर्म को थोपने लगे थे, ईसाई धर्म थोपने लगे थे। मतलब फ्रांसीसी लोग क्या कि हिंद चीन के लोग ईसाई धर्म थोपना चाहते थे। इसी से जनता में असंतोष फैल गया और अपनी संस्कृति व आज़ादी के प्रति भावना और मजबूत हो गई। औपनिवेशिक धार्मिक नीति देखें। फ्रांसीसी लोग ने भी हिंद चीन के लोगों पर ईसाईयत, एक ही चीज़ है। 1905 में रूस जापान युद्ध में रूस की हार, 1911 ईस्वी में चीन में डॉक्टर सन यत सेन द्वारा क्रांति, 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध, 1929 में आर्थिक मंदी, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध। इन सभी घटनाओं को वियतनाम में राष्ट्रवाद को और मजबूत कर दिया गया और अंततः 1945 ईस्वी में वियतनाम आज़ाद हो गया। वियतनाम कब आज़ाद हुआ? 1945 ईस्वी में। थोड़ा सा इससे आगे जो हम अगला क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, एक क्लास और होगा इसका, उसके बाद ऑब्जेक्टिव होगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।